फ्यूचर बैटलफील्ड में ड्रोन्स की उपयोगिता कितनी और कैसी होगी, ये बताने के लिए हम रखवाले की एक और किस्त को यहाँ वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इस किस्त में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का जो अपना देसी ड्रोन प्रोग्राम है वो कहाँ तक पहुँच गया है। रुस्तम, जिसे अब तापस कहा जा रहा है, उसका डेवलपमेंट कहाँ पे है। 76 ड्रोन्स के ऑर्डर प्लेस होने की बात सामने आ रही है, इसमें से 60 आर्मी को जाएंगे, बाकी 2 सर्विसेज के बीच में बटेंगे। ये ड्रोन कितना केपेबल होगा, क्या सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होगा या फिर इसमें होंगी अटैक केपेबिलिटीज़ भी। इन सारे सवालों के जवाब हम खोजेंगे रखवाले की इस किस्त में, और हमारे साथ इस यात्रा में साथ होंगे रक्षा पत्रकार शिव अरूर। बहुत बहुत स्वागत है शिव। नमस्कार, थैंक यू। शिव, ये आपका ही सजेशन था कि हमें इस बार तापस पे बात करनी चाहिए, और हमें भी वो चीज़ ठीक लगी जब हमने अपनी रिसर्च की। हमें जानना चाहते हैं कि आज से 10 साल पुरानी रिपोर्ट्स भी जब हम देखते हैं तब उनमें भी हमें यही पढ़ने को मिलता है कि तापस प्रोग्राम इज इन द वर्क्स, और आने वाले सालों में तापस मिल जाएगा फोर्सेस को। लेकिन वहाँ से अब तक के अलग अलग स्टेजेस में हमने डेवलपमेंट को ही होते हुए देखा है। अभी एज ऑफ नाउ जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, तापस कहाँ पहुंचा है डेवलपमेंट में? निखिल, जैसे आपने बताया कि तापस जो है, जब आप इंडिया का ड्रोन प्रोग्राम देखोगे तो तापस एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। सबसे एडवांस्ड है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट तापस ही है अभी के लिए। इसके बाद काफ़ी और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे घातक जो हमने पिछले एपिसोड्स में उसके बारे में बात की है। लेकिन तापस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्द हाथ में आने वाला है सेना का। अभी फिलहाल निखिल 4 तापस के एयरफ्रेम्स हैं जो उड़ रहे हैं फ्लाइट टेस्ट में। अभी तक कुछ हफ्ते पहले तक जो फ्लाइट टेस्ट हो रहा था वो सारा डेवलपमेंट फ्लाइट ट्रायल्स हो रहे थे। 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था, जब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी का एक जॉइंट रिक्वायरमेंट पब्लिश हुआ था कि हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ इजराइल से कुछ ड्रोन्स हैं जो जैसे सर्चर मार्क 2 और हेरन, और उनके क्षमताएं ठीक हैं, अच्छे हैं। लेकिन जो इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है कि हाई ऑल्टीट्यूड या मीडियम ऑल्टीट्यूड में उड़ने वाला ड्रोन जो काफ़ी समय के लिए उड़ सकता है और सर्वेलेंस कर सकता है 24 घंटे उसके ऊपर, वो वाला क्षमता अभी तक है नहीं हमारे पास, क्योंकि हेरन या सर्चर काफ़ी कम समय के लिए उड़ सकते हैं। तो इसलिए एक आइडिया आ गया था डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कि क्यों नहीं हम ही करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी तेजस का प्रोजेक्ट था, कुछ और एविएशन प्रोजेक्ट्स थे, उनके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस और अनुभव था निखिल ड्रोन्स बनाने में। लेकिन थोड़ा लोअर लेवल के ड्रोन्स, टैक्टिकल ड्रोन्स, जैसे कि निशांत जो आर्मी में शामिल हो गया था। तो अभी जो तापस है, तापस एक बेसिकली एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है निखिल। एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट साइज भी है, उसका जो विंग स्पैन है वो 20 मीटर है, वो काफ़ी भारी है। जब हम ड्रोन बोलते हैं तो मन में जो तस्वीर आता है वो होता है कि एक छोटा सा मशीन जो उड़ सकता है। लेकिन ये जो ड्रोन है, ड्रोन एक्चुअली एक गलत शब्द है तापस के लिए। ये बेसिकली ये एक अनमैन्ड एयर सिस्टम है या यूएएस, क्योंकि ये एक एयरक्राफ्ट, इसका वजन, इसका साइज, इसका लंबाई, विड्थ, सारा कुछ एक एयरक्राफ्ट की तरह ही है। ओनली डिफरेंस ये है कि उसमें कोई कॉकपिट नहीं है, उसमें पायलट नहीं बैठ सकता, वो ग्राउंड से रिमोट कंट्रोल होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो डेवलपमेंट फेज था तापस का वो फिलहाल खत्म हो गया। इसका मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट पूरा खत्म हो गया है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो डेवलपमेंट में जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो ड्राइंग बोर्ड से लेकर एक बेसिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर चुके हैं सेना के सामने, वो अभी खत्म हो गया है। वो चार तापस हैं एक एयरफील्ड में बेंगलुरु के पास, जहां पर अब यूजर ट्रायल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण फेज जो है वो यूजर ट्रायल्स है। जिसका मतलब निखिल कि अब आपका सेना और वायुसेना दोनों मिलकर उस एयरफील्ड में जाएंगे, वो शामिल होंगे वहां पर, और इस ड्रोन जो तापस है उसको इस्तेमाल करेंगे। वो एक्चुअली उसको उड़ाएंगे,
उसका जो परफॉर्मेंस है नज़दीकी तरह से देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, जो पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स लेता है ये ड्रोन ऊंचाई जब ये फ्लाइट में है वो सब देखेंगे। और एक काफ़ी डिटेल्ड फेज़ अभी रोल आउट होगा निखिल, जहाँ पे सेना और वायुसेना, उसके बाद नौसेना बाद में आएंगे, लेकिन ये बेसिकली एक फीडबैक देंगे इस प्रोजेक्ट को कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर करो, ये थोड़ा नीचे करो, हमको और भी समय इसको फ्लाइट में देखना है। ये सारे जो माइनर मॉडिफिकेशंस हैं ये आगे आएंगे निखिल। शिव, जिस तरह आपने बताया कि अभी यूजर ट्रायल्स चल रहे हैं और 2022 से हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होंगे वो याद भी करेंगे कि कैमलैक उसमें उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी साइड बाय साइड चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल इसका मिलिट्री यूज़ होगा। तो जो मिलिट्री के हिसाब से जो एयरवर्दीनेस की सर्टिफिकेशन है वो उन स्टैंडर्ड्स पे भी तापस को परख के देखा जा रहा है, और उसके बाद में जैसे ही वो सारे सर्टिफिकेशन पूरे होंगे आप एक फॉर्मल इंडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शिव, हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने खुद ही बताया कि हमारे पास में अलग अलग ड्रोन प्रोग्राम्स रहे हैं। हेरन्स हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, सर्चर हमने इंपोर्ट किया हुआ है, सी गार्डियंस हम फ्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, फिर उसके बाद निशान घातक के छोटे ड्रोन्स भी हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस ड्रोन मैट्रिक्स में, अगर इसे हम कह सकते हैं, तो तापस कहाँ पे फिट होगा एग्जैक्टली? तापस, अगर आप टेक्निकली देखते हैं निखिल, तापस को मेल ड्रोन कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसका मतलब है कि ये एक आपके पास हेल ड्रोन्स भी होते हैं, वो एक काफी एडवांस्ड ड्रोन टाइप है, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। लेकिन जो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का कैपेबिलिटी वो है कि लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब है कि 24 आवर्स प्लस, 24 घंटे प्लस का मतलब है लॉन्ग एंड्योरेंस। मीडियम ऑल्टीट्यूड का मतलब है 25,000 फीट से लेकर आई थिंक 35,000 फीट तक वो जो डिस्टेंस है, ऊंचाई है, उसको बोलते हैं मीडियम ऑल्टीट्यूड। उसके ऊपर अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन हो जाता है। तो ये ड्रोन बेसिकली एक काफी हाई परफॉर्मेंस ड्रोन है। अगर आपके पास कंपेयर्ड, अगर आप तुलना करेंगे हेरन से या सर्चर से, हेरन आई थिंक 6-7 घंटे तक उड़ान भर सकता है, सर्चर जो है उससे भी कम फ्लाइट कर सकता है जो समय है। इंडिया का रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास एक पूरा प्रोग्रामेबल ड्रोन है जो 24 घंटे के लिए फ्लाइट में हो सकता है, उसका पूरा कंप्यूटर प्री प्रोग्राम्ड है, उसका फ्लाइट पाथ प्री प्रोग्राम्ड है, तो आपके पास एक ऐसा कैपेबिलिटी हाथ में आ जाएगा जो अभी बहुत ही कम देशों के पास है। यूएस के पास है, चाइना के बिल्कुल पास है अभी, और कुछ वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटी है, और ये रिक्वायरमेंट बहुत ही क्रूशल है। तापस के ऊपर निखिल, अगर आप हमारा ड्रोन मैट्रिक्स जो आपने बताया, तापस के ऊपर और अभी फिलहाल हमारे पास और कोई कैपेबिलिटी है नहीं, लेकिन वो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अमेरिकन ड्रोन्स। जैसे आपने बताया कि हमारे पास अभी लीज पर, हमारे पास है नहीं, हमारा ओनरशिप नहीं है उनका, लेकिन लीज पर 2020 में हमने 2 सी गार्डियन ड्रोन्स यूएस से उठाए थे। वो 2 ड्रोन्स जो हैं वो तमिलनाडु में है, हमने उस पर काफ़ी बातचीत की है रखवाले के अर्लियर एपिसोड्स में। वो 2 ड्रोन्स बहुत ही बेहतरीन ड्रोन्स हैं, बहुत ही एडवांस्ड हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स का निखिल, यूएस ने ही आविष्कार किया पहले से, तो ये जो ड्रोन्स हैं वो मतलब मार्केट में इससे बढ़िया ड्रोन्स मिल ही नहीं सकते, और वो ड्रोन्स अभी लीज पर हम ले चुके हैं। हमको याद रखना पड़ेगा कि अभी जब प्रधानमंत्री यूएस गए थे, एक अग्रीमेंट साइन हो चुका है कि इंडिया और यूएस कुछ और भी ड्रोन्स, आई थिंक 21 और 22 ड्रोन्स, सी गार्डियन और स्काई गार्डियंस का ड्रोन अभी नेगोशिएट होगा। वो तो बहुत ही महंगा डील है जो हमने बात की उसके बारे में। जब वो ड्रोन्स आएंगे निखिल, वो जो अमेरिकी ड्रोन्स जब इंडिया में आएंगे, तब अगर आप मैट्रिक्स देखोगे तो वो ड्रोन सबसे ऊपर होंगे, लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि उनके जो कैपेबिलिटीज हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, वो सबसे बेस्ट होगा। उसके बिल्कुल नीचे होगा तापस निखिल, क्योंकि जब तक वो ड्रोन्स आएंगे तब तक होपफुली, ये तो मेरा विश्वास है कि तापस भी तैयार होगा। लेकिन
एक एक दिलचस्प चीज ये भी है निखिल कि जब तापस का शुरुआत हुआ था 10-15 साल पहले, जो प्रोजेक्ट के मैनेजर्स थे डीआरडीओ में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उनका साफ साफ कहना था उस टाइम पे भी निखिल कि हम एक इंडियन प्रेडेटर ड्रोन बेंचमार्क वही सेट किया गया बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि प्रेडेटर ड्रोन एक बेंचमार्क बन चुका था, जैसे आपने बताया, ऑफ वर्ल्ड क्वालिटी, जो बहुत कुछ कर सकता है। ये ड्रोन बहुत समय के लिए उड़ सकता है। इस ड्रोन पर आप काफ़ी कुछ सामान लगा सकते हो, कैमरा, हथियार, सैटेलाइट लिंक, कम्युनिकेशन चैनल्स, ये सब लगा सकते हो। तो उसको एक एग्जाम्पल के तरीके से लेकर इंडियन प्रोजेक्ट मैनेजर ने तापस को बनाया। अगर आप प्रेडेटर और तापस का तुलना करेंगे निखिल, साइज भी बराबर है, उनका जो वजन है काफ़ी बराबर है, ऊपर नीचे तो होता ही है लेकिन बराबर है। जितना वजन वो उठा सकता है वो भी काफ़ी बराबर है, तो मतलब कंपेरेबल है, इतना इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। तो एम्बिशन ये है कि जब तापस तैयार होगा, इन ऑल रिस्पेक्ट, सर्टिफिकेशन होगा, यूजर ट्रायल्स पास होंगे, जब वो हाथ में आ जाएगा सेना का, तब वो बेसिकली एक फ्लाई वर्दी प्लेटफॉर्म होगा लाइक प्रेडेटर। उसके बाद सेना का ऑप्शन होगा कि क्या करना है, उसको लेकर क्या कैसे मिशंस में डालना है। अगर आपको सर्वेलेंस मिशंस में डालना है तो आपके पास एक सिंथेटिक एपर्चर रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, जो एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगा सकते हो। अगर आप इसको एक कम्युनिकेशन रिले चैनल के मिशन में यूज करना है तो वो वाला सिस्टम उस पर लगा सकते हो। अगर नौसेना को इसको मैरीटाइम सर्वेलेंस, समुद्र के ऊपर जो सर्वेलेंस होता है, अगर उस मिशन में यूज करना है तो एक मैरीटाइम रेडार भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आप एक आर्म्ड स्ट्राइक रोल में इस्तेमाल करना चाहते हो तो पोटेंशियली फ्यूचर में आप इस पे हथियार भी लगा सकते हो। और मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस देखे हैं निखिल, जिसमें तापस का आर्म्ड रोल एक्चुअली एक कंसिडरेशन बिल्कुल है। जब तक वो होगा हमको देखना पड़ेगा, लेकिन ये सारे जो रोल्स हैं वो बिल्कुल हैं। और अगर आप प्रेडेटर प्रोग्राम देखोगे, वो एग्जैक्टली इसी तरफ आया था। बेसिकली प्रेडेटर का ड्रोन एक मामूली सा ड्रोन से शुरुआत हुआ था, जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फ्लाइंग मशीन था। उसके बाद कुछ सिस्टम्स ऐड हुए थे उसके ऊपर। बाद में प्रेडेटर ड्रोन रीपर ड्रोन बन गया था, जिसमें हथियार डले थे। तो ऐसे ही द सेम फ्लाइट पाथ विल बी टेकन बाय तापस। शिव, और ये चीज़ बड़ी रिमार्केबल है कि बेंचमार्क आपने प्रेडेटर सेट किया हुआ है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले सर्वेलेंस और उसके बाद में अटैक कैपेबिलिटीज़, जैसा आप कह रहे हैं। हमें इस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इसका बजट अभी जो फिगर्स हमारे पास में सिर्फ 1786 करोड़ है। बहुत कम। 2 प्रेडेटर भी नहीं आएंगे इतने पैसे में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा जब ये मैच्योर कर जाता है। आई एम श्योर इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें थोड़े इश्यूज अभी बाकी हैं। यूजर ट्रायल्स का फीडबैक जाएगा, उसमें कुछ आपको और पैसा लगेगा। लेकिन सीरीज प्रोडक्शन जब शुरू होगा तभी भी इसका रेट इतना ज़्यादा नहीं होगा और हम इनको नंबर्स में इंडेक्स कर पाएंगे। हो सकता है कि प्रेडेटर से थोड़ा गुंजाइश बच जाए कैपेबिलिटीज़ में, लेकिन नंबर्स अपने आप में क्वालिटी होती है। शिव, निखिल, अगर दाम का तुलना करेंगे तापस और प्रेडेटर के बीच में, मतलब थियोरेटिकली, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम तुलना करेंगे तो देयर इज नो, वो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि जैसे आपने बताया 1700 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर तापस का है अभी तक, इसका मतलब है कि आपने एक वर्ल्ड क्लास ड्रोन सिस्टम अभी तक प्रूव कर चुके हो फ्लाइट ट्रायल्स में, सिस्टम्स का भी ट्रायल्स आपने कर चुके हो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। जो अमेरिका या चाइना या जो भी देश ड्रोन सिस्टम्स का रिसर्च करता है, इजराइल भी एक बहुत बड़ा ड्रोन रिसर्च करते हैं। ये तो बेहतरीन कॉस्ट है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी सस्ता है ये प्रोग्राम। लेकिन निखिल, हमको ऐसे नहीं समझना है कि ये तापस का जो दाम है वो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है तापस का, अभी वो तुलना नहीं कर सकते हैं। जब तक कि पूरी तरह से ये तैयार नहीं है,
हम एक बीन काउंट नहीं कर सकते हैं, एक कॉलम टू कॉलम एक कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जब तापस इन ऑल रिस्पेक्ट्स तैयार है, ऑपरेशनली रेडी है, क्लियर्ड है सर्विस के लिए, तब अगर आप इकोनॉमिक्स देखोगे तो मेरा बिल्कुल पूरा विश्वास है कि इट विल बी मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एनी अदर ड्रोन सिस्टम, क्योंकि निखिल ये ऑल्सो ये एक कंपल्शन बन चुका है डीआरडीओ पर। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटो पायलट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डेटा लिंक, बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट का जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम जो ड्रोन्स में इस्तेमाल होते हैं, वो कोई भी देश आपके पास आपको नहीं देगा फॉर एनी प्राइस। डिप्लोमेसी के लेवल पर, दोस्ती के लेवल पर वो सब ठीक है, लेकिन इंडिया के दोस्त भी ये टेक्नोलॉजीज शेयर नहीं करेंगे। वो बेचेंगे जरूर, इसराइल ने बेचा जरूर, अमेरिका भी लीज पे दे रहा है ड्रोन्स, अमेरिका ये प्रेडेटर ड्रोन्स बेचेगा इंडिया को, लेकिन जो उसके कोर टेक्नोलॉजीज जो हैं निखिल, वो कभी शेयर नहीं होंगे। तो इसलिए इंडिया को ये सारे टेक्नोलॉजीज, डेटा लिंक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बहुत दूर से 250 किलोमीटर्स के दूरी पर कंट्रोल करना ड्रोन को, ऑटोनोमस प्रोग्रामिंग, काउंटर मेजर्स, उसके जो कैमरा सिस्टम्स जो हैं, इसका जो आविष्कार इंडिया को खुद करना पड़ा है। और इसलिए इंडिया का काफ़ी अच्छा समझ भी है कि इन सिस्टम्स को रेडी करना कितना लगता है, कितने पैसे लगते हैं। और अगर 1700 crores में इतना मेच्योरिटी तक तापस को ले आए हैं, देन माय सलाम टू द टीम। और इस बार डेडलाइंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। इससे पहले 2016 की डेडलाइन थी, उसे बढ़ाया गया, लेकिन अब ये क्लियर कर दिया गया है एडी को कि आपको 2023 में आपको ड्रोन सीरीज प्रोडक्शन के लिए या एटलीस्ट लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए एचएएल को हैंड ओवर करना ही है। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि एचएएल में कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाएगा। जैसे शिव बता रहे थे 4 एयरफ्रेम्स बन गए। शिव, जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, अब उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी सी गार्डियंस या रीपर के लिए आया है, उसमें 31 ड्रोन्स की बात थी और जिसमें बल्क जा रहा था नेवी को, और वो बिल्कुल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन था ड्रोन्स का, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत भी नेवी को ही है, जितना बड़ा कोस्ट लाइन उनके पास है और जिस तरह का रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी का है। हम देख रहे हैं कि तापस में जिन 76 ड्रोन्स की बात हो रही है, जिन 76 एयरफ्रेम्स की बात हो रही है, उसमें से 60 जा रहे हैं इंडियन आर्मी को, हम जानना चाहते, और 12 इंडियन एयरफोर्स को, 4 ही नेवी को जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी प्रपोज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आर्मी किन रोल्स में इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ड्रोन्स पक्का जो आर्टिलरी के लिए स्पॉटिंग होती है उसमें भी इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या ये उस तरह के रोल्स को भी ये करेगा जो अभी छोटे ड्रोन्स से हम करवा रहे हैं जो काम? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा निखिल कि आर्टिलरी स्पॉटिंग, लैंड सर्वेलेंस, बैटलफील्ड डैमेज सर्वेलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी का सर्वेलेंस, ये सारे रोल्स में शायद तापस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होगा सेना की तरफ से। लेकिन ये जो नंबर्स आप दे रहे हैं निखिल, 76 ड्रोन का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, मतलब 76 तापस ड्रोन का ओवरऑल ऑर्डर, इनिशियल ऑर्डर उतना होगा, लेकिन नेवी के पास बस 4 ही जाएंगे। मेरा मानना है निखिल कि ये जो नंबर्स हैं ये बदल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी यूजर ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं निखिल। जैसे हमने पहले भी देखा है, ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वगैरह, ये जो स्टेप्स होते हैं ये काफी फ्लूइड होते हैं निखिल। कोई कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकता है। आई होप कि ये जो नंबर है वो कम नहीं होता है, आई होप कि ये नंबर ज्यादा होता है, 76 के ज्यादा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये ड्रोन्स के, वो बदल सकता है, क्योंकि नेवी का भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल होगा। जैसे आपने बताया कि जो सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन्स हैं, उसमें से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो नेवी के पास जाएंगे, क्योंकि नेवी का जो रिक्वायरमेंट है और वो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो एक वो जो प्रेडेटर, जो सी गार्डियन ड्रोन्स हमारे पास आ रहे हैं निखिल, वो उसके जो कैपेबिलिटी का लिमिट पर जो इस्तेमाल होता है वो नेवी का है निखिल। वो 24 आवर्स 36 आवर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, समुद्र के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, बहुत दूर तक भेजेंगे सर्वेलेंस के लिए। तो नेवी का रिक्वायरमेंट काफ़ी अलग है एयरफोर्स और आर्मी से, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट है एक्सट्रीम यूसेज, बहुत लॉन्ग यूसेज। अगर आप सेना का यूसेज या एयरफोर्स का यूसेज देखो
देखोगे वो काफी टैक्टिकल यूसेज होगा, नजदीकी इलाकों पर यू नो कीपिंग टैब्स ऑन इट, सर्वेलेंस करना, स्पाई मिशंस, वो काफी दूर तक नहीं भेजेंगे मेरे हिसाब से, एज फार एज हाउ ड्रोन्स आर यूजुअली यूज्ड बाय इंडिया। तो माय अंडरस्टैंडिंग ये है कि नेवी का रिक्वायरमेंट 4 से बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि नेवी हैज अ वेट एंड वॉच पॉलिसी निखिल। उनका ये है कि हम देखो हमारा बजट काफी जाने वाला है ये प्रेडेटर ड्रोन्स में, ये जो तापस है वो आने वाला है, हम यूजर ट्रायल्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे, हम शामिल होंगे उस पर, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि जब तापस पूरी तरह से तैयार होगा तब नेवी का जो काम है वो काफी आसान होगा, क्योंकि उसके बाद बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक मैरिटाइम रेडार जो इंडिया बनाता है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आई फील कि एक मैट्रिक्स बन रहा है कि एडवांस्ड ड्रोन्स का फोकस जो है इंडियन नेवी के ऊपर है फॉर द रीजंस दैट यू मेंशन, और जो स्लाइटली लोअर परफॉर्मेंस ड्रोन, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तापस इंफीरियर है या खराब है प्रेडेटर को लेकर, लेकिन अगर आपके पास एक मिशन स्पेक्ट्रम है, वो सारे मिशंस के लिए आप प्रेडेटर नहीं यूज करने वाले हैं, क्योंकि प्रेडेटर महंगा ड्रोन है, एक लेसर मिशन के लिए शायद आप तापस यूज करोगे, उससे भी कम मिशन के लिए आप हेरन यूज कर सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन द मिशन यू विल यूज द मशीन निखिल। तो इसलिए आई थिंक देयर इज अ लैडर ऑफ कैपेबिलिटी, और उसमें तापस बिल्कुल सी गार्डियन के नीचे होगा, और उस लैडर में कोई खराबी नहीं है। मिशन स्पेसिफिक मशीन से आप इस्तेमाल करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप हर जगह एक ही मशीन या एक ही सिस्टम को डिप्लॉय करो। ये अपाचे और प्रचंड वाली बहस है, जहां प्रचंड की जरूरत है वहां प्रचंड को ही जाना चाहिए, क्योंकि वही बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। वो काम हो सकता है, बहुत सारे ऐसे मिशन रोल्स हैं स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड में जहां आप अपाचे से काम नहीं ले पाओगे, वहां प्रचंड ही भेजना पड़ेगा। तो वो उस तरह से चीजें होती हैं। शिव, हम ये भी जानना चाहते हैं कि मुझे याद आ रहा है बहुत पहले हमने जब हेरन्स पे कभी बात की थी, संदीप भी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक चीज फ्लैग की थी कि हमारे यहाँ जो ये साइलोज में काम करने की आदत है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, तो हेरन्स के साथ ये प्रॉब्लम थी और हमारे कुछ और ड्रोन्स में भी है कि वो तीन अलग अलग सर्विसेज के पास एक ही ड्रोन है, पर वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो क्या इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जब हम तापस की बात कर रहे हैं कि कोई भी सर्विस किसी भी मिशन में उसको इस्तेमाल कर सके, और जिस जॉइंट मैनशिप की हम बात करते हैं वो वहां भी रिफ्लेक्ट हो? निखिल, मैं बस ये बोल सकता हूं कि मेरी आशा है कि सारे तीनों सेनाओं जॉइंटली आएंगे और जो तापस को देखेंगे एक यूनाइटेड पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे ये क्षमता चाहिए, मुझे ये हथियार शुरू से चाहिए, मुझे ये ऊंचाई चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे आजकल जाएंगे, तापस लिखेंगे ट्विटर पे और एक्स पे, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड राइट नाउ निखिल, आप देखोगे कि काफी चर्चा चल रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आर्मी ने कुछ दिक्कतें सामने किए हैं तापस के बारे में, कि ये काफ़ी ऊंचा नहीं चल सकता है, इसका जो एंड्योरेंस है हमारा रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता है। मुझे मानना है कि ये गलत है, क्योंकि मैंने सेना से बात भी की है इसके बारे में। उनका कहना है कि देखो हमने कोई भी फैसला नहीं लिया अभी तक, तापस जो है अभी हमारे हाथ में आएगा यूजर ट्रायल्स के लिए, और ये किसी का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल है नहीं कि ये बिल्कुल तैयार होके आएगा, क्योंकि इसके बाद भी इसके काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होंगे। हम बहुत डिटेल्ड फीडबैक देंगे प्रोजेक्ट को कि इसको थोड़ा तेज़ कर दो, इसका जो ऑल्टीट्यूड है, उड़ने वाला ऑल्टीट्यूड है, थोड़ा ऊंचा कर दो। अगर 24 घंटे का एंड्योरेंस है, क्या कुछ इंजन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके या फ्यूल कैपेसिटी का मॉडिफिकेशन करके इसका जो एंड्योरेंस है आप थोड़ा लंबा कर सकते हो। ये सारे जो मॉडिफिकेशंस बिल्कुल होंगे निखिल, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये जो निटपिकिंग जो होता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जो हिस्टोरिकली इंडिया में हुआ है, अर्जुन टैंक में हुआ है, LCA तेजस में हुआ है, ध्रुव में हुआ है, प्रचंड में अभी हो भी रहा है भाई। मैं ये बोलूंगा कि जो प्रायोरिटी है, तापस एक महंगी चीज नहीं है, ये काफी सस्ता सिस्टम है। मेरा मानना है कि जल्द से जल्द सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों को एक यूनाइटेड डिसीजन लेना चाहिए कि ये
हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। हम इस मशीन को तैनात करना चाहते हैं, हमारी ज़रूरत है ऐसे सिस्टम की। तो इसलिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है, जल्द से जल्द 1 साल 2 साल टाइमलाइन आप रखो, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1 या 2 साल के अंदर अंदर ऑर्डर मिलना चाहिए। HAL के जो फैक्ट्रीज में तापस का सीरीज प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए, और ये जो ड्रोन है वो तैनात होना चाहिए एयरफील्ड्स में, क्योंकि जब तक ये तापस बाहर नहीं होता है, सेना के हाथ में नहीं होता है, उनके पास इस सिस्टम का जो एक्चुअल शक्ति या उसके कैपेबिलिटीज समझ में नहीं आएगा। याद रखना निखिल, जब प्रचंड था, 2 प्रचंड जो थे लद्दाख भेजे गए थे ट्रायल्स के लिए, और इंडियन एयरफोर्स ने एक फैसला लिया था कि हम यहीं पे रखेंगे, ये जो लाइव सिचुएशन चल रहा है लद्दाख में, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी सच है कि उसके बाद काफ़ी ऑर्डर्स नहीं आए, 12 ही ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन वो जो अनुभव था, एक इन डेवलपमेंट जो मशीन एक लाइव ऑपरेशनल सिचुएशन में इस्तेमाल करना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो महत्वपूर्ण है, इतना महंगा भी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास समझ भी है इसको कैसे ऑपरेट करना। तो इसलिए मेरा मानना है कि 1 या 2 साल में ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ऑर्डर्स में ट्रांसलेट होना चाहिए, ये ज़मीन पे आना चाहिए, ऑपरेट करना शुरू होना चाहिए बाय ऑल 3 सर्विसेज एज क्विकली एज पॉसिबल। और बिल्कुल, और शिव जिस निटपिकिंग की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ड्रोन, शिव ने कहा कि वो बिल्कुल एक बड़ा ड्रोन है, लेकिन ड्रोन के अंदर रियल एस्टेट बहुत कम होता है, फिजिकली उसमें बहुत कम जगह होती है कोई भी चीज़ ऐड करने की या सबट्रैक्ट करने की। वो बिल्कुल एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा, अलग अलग मिशन कैपेबिलिटीज़ के लिए यूड बी एबल टू प्रोग्राम इट, लेकिन उसमें बहुत बड़े चेंजेस अब करना मुश्किल नहीं, क्योंकि वो डिज़ाइन लॉक होते हुए आप देखिए जा रहा है। तो एक बार जब ड्रोन हाथ में आ जाए उसके बाद हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट किए जाएं, Mark 1, Mark 2, Mark 3 जो हमारे यहाँ पहले से परंपरा रही है, अगर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वो उससे प्रोग्राम का भी फायदा है, उससे सर्विसेज का भी फायदा है। और रही बात एंड्योरेंस की, जिसको जो ट्विटर पे या लोग जहाँ पे लिख रहे हैं, ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है कि एंड्योरेंस कम है। आप एडी के साइंटिस्ट के बयान पढ़ लीजिए जाकर के, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, DRDO की लैब है, जो लोग बना रहे हैं इसको, उन्होंने खुद ही कहा है कि 18 घंटे का एंड्योरेंस हमने डिस्प्ले किया है, 24 घंटे मिनिमम फोर्सेस चाहती हैं, 18 घंटे का वो डिस्प्ले कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जब 18 घंटे के बाद जब ड्रोन ज़मीन पे आया तो उसमें फ्यूल था टैंक्स में, तो ये 18 प्लस है। अब वो 18 के बाद वो प्लस है 24, 25, 26, उसमें अभी जाने में कोई मतलब नहीं है। जैसा हमने पहले भी कहा, अभी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ है, तो हमें अभी देखना है कि ड्रोन का वेट ज़रूर कम किया जाएगा। इस बात पे फोर्सेस भी सहमत है, AD भी सहमत है। आने वाले समय में हमको वो इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। शिव, एक और चीज़, हम इस बात को लेकर के रखवाले की टीम बड़ी खुश है कि हमने घर पे एक ड्रोन बनाया है, तो यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई दिक्कत आने नहीं वाला है जब हम फ्यूचर में कोई चेंजेस करेंगे। Correct. 75% जो ड्रोन के अंदर सिस्टम्स हैं वो इंडियन ही लगे हुए हैं। अभी 25% ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ा है। उसमें एक की कंपोनेंट है इंजन। यस, इंजन को लेके शिव किस तरह की खबर आपके पास है? क्या इन फ्यूचर, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंजन है नहीं, ये एक छोटा इंजन है जो बन जाना चाहिए इंडिया में भी, ये जेट इंजन की तरह नहीं है, कावेरी वाला स्टोरी नहीं रिपीट होगी यहाँ पे, उसकी क्या प्रोग्रेस है शिव? निखिल, मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आई थिंक जो तापस का जो अभी जो ट्विन प्रोपेलर इंजन है वो रशियन इंजन हैं, NPO Saturn 3060 के प्रोपेलर इंजन हैं, जो काफ़ी विमानों पर इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आप जो इंजन आप किसी भी टाइम आप खरीद सकते हो किसी और देश से, क्या उसका आप विल यू री इन्वेंट द व्हील ऑन दैट इंजन, ये आप देख सकते हो। एक इफ़ यू लुक एट इट द अदर वे निखिल, इंडिया के पास एक्चुअली ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे इंजन्स बनाने में। HAL इज बिल्डिंग टर्बोप्रॉप इंजन एटसेट्रा। तो अभी के लिए वो एक कारण नहीं बन सकता है निखिल टू गो स्लो ऑन दिस प्रोग्राम। सेना या वायुसेना या नौसेना ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको एक 100%
मेड इन इंडिया चीज़ चाहिए, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं। आपके पास जो LCA तेजस है, AMCA जो आने वाला है, ध्रुव जो है, कोई भी ऐसा आत्मनिर्भर हथियार है नहीं जो 100% भारतीय है। कुछ सिस्टम्स 100 ऑलवेज वो बाहर से आते हैं। इस सिस्टम तापस में अगर आप देखोगे निखिल, इंजन्स जो हैं वो रशिया से हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, कुछ सब सिस्टम्स इजराइल से हैं। मेरा मानना है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज और US से भी कुछ कंपोनेंट्स वहाँ से हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% इंडियन है, लेकिन ये एक 100% इंडियन डिज़ाइन है। Right. इंटीग्रेटर्स इंडियन है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब कुछ सारा कुछ इंडिया का ही है। तो जो अभी तापस जो सामने आएगा सेना के अभी यूजर ट्रायल्स के लिए, वो मेरा मानना है कि वो यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार है और उसके बाद ऑपरेशंस के लिए भी तैयार होगा। अगर उसके बाद आपको इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है तापस में उसको बढ़ाना है, इंडियन इंजन लगाना है, भारतीय इंजन लगाना है उस पर, या भारतीय सैटकॉम सिस्टम लगाना है, या कुछ डेटा लिंक, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपको जो फॉरेन से आ रहा है उसको हटा के इंडियन सिस्टम लगाना है, आप एक Mark II वर्जन बना सकते हो, आप एक इंप्रूव्ड अपग्रेडेड वर्जन बिल्कुल बना सकते हो। क्योंकि ड्रोन का जो कंस्ट्रक्शन है निखिल, जैसे आपने बताया, वो एक काफी मतलब इट्स एडवांस सिस्टम, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी सिंपल है। जो कैमरा जो इंजन है इस ड्रोन पर, उसको हटाया जा सकता है, आप नया इंजन लगा सकते हो विद मिनिमम मॉडिफिकेशंस। अगर आप उसका जो रेडार है उसको बदलना है, वो भी आसान टास्क है। अगर इसका जो सैटकॉम सिस्टम या जो एंटेना सिस्टम है या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा जो टंगा हुआ होता है ड्रोन से, अगर उसको आप बदलना चाहते हो, वो भी आसान चीज़ है। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट्स, अपग्रेड्स, मॉडिफिकेशन जो है, रिफाइनमेंट्स, ये सारे ये बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये दे शुड नॉट बी द रीजन फॉर अ डिले निखिल। क्योंकि तापस Mark II बिल्कुल हो सकता है। तापस Mark II कैन हैव कैपेबिलिटीज व्हिच आर कंपेरेबल विद द प्रेडेटर आल्सो एट वन पॉइंट। मतलब हमें थोड़े से ऑप्टिमिज्म की जरूरत है। आज वैसे रखवाले का एपिसोड अगर लोग देखेंगे तो लोग बोलेंगे इनको क्या हो गया है आज DRDO की इतनी तारीफ कैसे हो रही है। बिल्कुल, जब अच्छा काम होता है तब तारीफ की जानी चाहिए। हम बधाई देते हैं DRDO को और स्पेशली ADE को, जिनका ये प्रोडक्ट है तापस, और उन सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को। और निखिल, हम कभी भी साइड्स नहीं लेते हैं। जब आलोचना करना है DRDO का, हम बिल्कुल करते हैं। जैसे हमने कावेरी इंजन को लेकर या कुछ और सिस्टम्स को लेकर जब हमने चर्चा किया है रखवाले पर, हमने वी हैव कॉल्ड अ स्पेड, हमने क्रिटिसाइज बिल्कुल किया है DRDO की। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे तापस है, जिसमें इंडिया के लिए कोई सहारा नहीं था, कोई भी मदद नहीं था बाहर से, और काफी प्रेशर था और है DRDO पर कि इसको ऑन टाइम डिलीवर करना, ऑन कॉस्ट ऑन टाइम डिलीवर करना। इसलिए मैं ताली देता हूं इस प्रोजेक्ट को कि उन्होंने 10-12 साल में एक एडवांस्ड अनमैन्ड एयर सिस्टम जो कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड सामने किए हैं। और अब ये बहुत खुशी की बात है कि दे आर रेडी फॉर यूजर ट्रायल्स। और बिल्कुल, और इसी ऑप्टिमिज्म के नोट पे हम रखवाले के इस किस को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो यूज़र ट्रायल्स का फीडबैक होगा उसके बाद जल्द से जल्द HAL में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो और एक फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी हो, और तब हम दोबारा रुस्तम के और तापस पे माफ़ कीजिए बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रखवाले की इस किस्त को देखने का, और शिव आपके वक्त का भी धन्यवाद। थैंक यू निखिल।